Hello, one and all. Good morning, all of you, especially my dear and loving students. I am your Ruksar ma'am, and today I am back with the rest of the chapter of Standard 8, that is chapter number 6, Effect of the British Rule in India. So, dear student, I hope that you all have watched my part 1 video. In that, we have discussed condition of peasants and agriculture during the British rule. Okay, जो small farmers है उनकी condition कैसी हो गई थी during the British rule, वो सारी चीज़ हमने हमारे previous video में discuss की थी. ठीक है. So now in this video we are going to discuss about destruction of Indian trade and industries. इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, रेस्ट ऑफ द टॉपिक. ओके, that is available to you in page number 33. Okay, destruction of Indian trade and industries. The handlooms of India supply textile to the market of Asia and Europe. Okay, सो द हैंडलूम्स, जो इंडिया का जो हैंडमेड, मतलब जितना भी ट्रेड था, मतलब जो हैंडमेड होता था, यानी कि जो हस्तकारगा था. ठीक है, इंडिया का वो क्या कर रहा था, सप्लाइड कर रहा था, टेक्सटाइल क्लोथ सप्लाई कर रहा था. कौन से मार्केट में, एशिया और यूरोप में उसने ऑक्यूपाई किया था. इंडिया जो है उसने एशिया और यूरोप में अपना मार्केट ऑक्यूपाई किया था, और वो क्या कर रहा था, टेक्सटाइल सप्लाई कर रहा था. ठीक है डियर स्टूडेंट. सो द नेक्स्ट, द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यूज टू केम टू इंडिया टू परचेज कॉमोडिटीज. द ट्रेडर्स, जो भी व्यापारी है अलग अलग नेशन से, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से, कहाँ आते थे, इंडिया में आते थे. क्या परचेज करने के लिए, वेरियस कॉमोडिटीज, अलग अलग तरह की कॉमोडिटीज परचेज करने के लिए वो ट्रेडर्स यूरोपियन कंट्री से इंडिया में आते थे. ठीक है. द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन क्लोथ्स वेर इन हाई डिमांड. ठीक है. द इंडियन मेड मतलब जो इंडिया में बने हुए जूट, सिल्क, वुलन, कॉटन, टेक्सटाइल यानी कि ये क्लोथ्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थे उस टाइम पर. ठीक है. कौन से मार्केट में, यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड थी इन सारे टेक्सटाइल्स की. ठीक है डियर स्टूडेंट. द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मुस्लिन ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस. नाउ इनमें से सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट और एकदम डेलिकेट मुस्लिन क्लोथ का नाम है, जो कहाँ का है, ढाका, यानी बंगाल की एक जगह है, लार्जेस्ट सिटी. ठीक है, उसका, वहाँ का ये जो क्लोथ है वहाँ प्रोड्यूस होता है, स्पेशली सॉफ्ट एंड डेलिकेट मुस्लिन. ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था उस टाइम पर, वर्ल्ड फेमस था, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस था ये वाला क्लोथ. ठीक है डियर स्टूडेंट. अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स, कमोडिटीज सच एज सॉल्ट, peter, sugar, etc. were exported in exchange of tremendous amount of the bullion, that is gold and silver. Okay dear student. सो अपार्ट फ्रॉम द टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट तो हो ही रहा था हमारी कंट्री में से दूसरे यूरोपियन नेशंस में, टेक्सटाइल तो जा ही रहा था, उसके अलावा दूसरी कमोडिटीज भी जा रही थी. कौन कौन सी, सॉल्ट, पीटर, शुगर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें भी एक्सपोर्ट हो रही थी. ठीक है. वेर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज, और किसके एक्सचेंज में दी जा रही थी, बुलियन यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर के एक्सचेंज में. जब ये सारी कमोडिटीज आउट ऑफ द मतलब हमारे इंडिया में से आउट ऑफ द नेशन बाहर जा रही है, यूरोपियन कंट्रीज में थे, तो उसके एक्सचेंज में से क्या आ रहा था, बुलियन आ रहा था, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर हमारी कंट्री में आ रहा था, और इसी की वजह से हमारी कंट्री प्रॉस्परस होती जा रही थी. ठीक है डियर स्टूडेंट. सो द नेक्स्ट, द होल सिनारियो चेंज एज द ब्रिटिश रूल वाज इम्प्लीमेंटेड. होल सिनारियो, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर नेशन इंडिया. हमारे जो इंडिया है उसकी पिक्चर मैंने आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताई है, वो जब ब्रिटिश नहीं आए थे उसके पहले का सिनारियो था. नाउ द होल सिनारियो चेंज एज द ब्रिटिश रूल वाज इम्प्लीमेंटेड. जब ब्रिटिश लोग हमारी कंट्री में आ गए और उनका रूल हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, प्रैक्टिकली, तो पूरा की पूरा सिनारियो जो इस तरह से चल रहा था वो पूरी तरह से चेंज हो गया, मतलब रिवर्स हो गया. द फ्लो ऑफ बुलियन, गोल्ड एंड सिल्वर गोट रिवर्स. जो फ्लो था बुलियन यानी गोल्ड और सिल्वर का हमारी नेशन में आ रहा था, ठीक है, हमारी कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करने की वजह से बुलियन का फ्लो हमारी नेशन में आ रहा था, वो रिवर्स हो गया, अब हमारे नेशन में से यूरोपियन नेशन में जाने लगा. In the beginning of the Industrial Revolution, the British took 500 crore rupee as per today's standard only from the Bengal during their rule. Okay, so you can imagine, dear student, आप सोच सकते हो, देखो, in the beginning of the Industrial Revolution, जब Industrial Revolution की starting हुई थी, तो Britishers took 500 crore rupees. Britishers
500 करोड़ रुपीज़ एज पर द टुडे स्टैंडर्ड, यानी आज जो वैल्यू है रुपीज़ की, ठीक है, उस वैल्यू के हिसाब से कितने रुपीज़ ले जा रहे थे, 500 करोड़ रुपीज़ ले जा रहे थे उनके यूरोपियन नेशंस में से, ओनली फ्रॉम बंगाल, हमारे इंडिया की बंगाल में से ही ले जा रहे थे, ठीक है। कौन सी जगह से ले जा रहे थे, और सिर्फ बंगाल में से इतना अमाउंट ले जा रहे थे, 500 करोड़ रुपीज़ एज पर द टुडे स्टैंडर्ड। सो यू कैन इमेजिन होल इंडिया में से वो कितना ले जा रहे होंगे, ठीक है, कितनी इनकम यूरोपियन नेशंस को हो रही होगी हमारे इंडिया में से, ठीक है। जस्ट इमेजिन द वेल्थ ऑफ द ब्रिटिश वुड हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द होल इन कंट्री। सो आप सोच सकते हो कि वो कितनी वेल्थ एक्यूमुलेटेड, यानी कितनी वेल्थ जनरेट कर पूरी कंट्री में से ले जाए। सो द डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिया, ठीक है, द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री इन इंग्लैंड प्रॉस्परस्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो रॉ मटेरियल इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था और जो मनी वो इंडिया में से एनी रीज़न या फिर टैक्स या फिर रेवेन्यू एज एनी रीज़न दे आर कलेक्टिंग, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो इंग्लैंड में बिजनेस था और इंडस्ट्रीज थी वो प्रॉस्परस्ड होती जा रही थी, यानी कि वेल डेवलप्ड और समृद्ध होती जा रही थी, ठीक है, जिसके पास फाइनेंशियली साउंड और सारी चीज़ें हो रॉ मटेरियल की, ठीक है। देयर मिल्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, उनकी मिल्स ने प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। The cloth manufactured in England was imported in India without levying any duty on its, whereas there was tax up to 80% on the cloth manufactured in India, ठीक है। सो यू कैन सी जो भी मतलब जो भी गुड्स क्लोथ मैन्युफैक्चर होकर इंग्लैंड से इंडिया में आ रहा था तो उस पर कोई भी टैक्स ड्यूटी लेवी नहीं की जा रही थी, कोई भी टैक्स ड्यूटी इम्पोज नहीं की जा रही थी, उसे ऐसे ही इंडिया में आने दिया जा रहा था। जब हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हैं किसी भी नेशन में, ठीक है, हम वहाँ पर भेजते एक्सपोर्ट करते, ठीक है, तो वो वाली कंट्री वाले क्या करते हैं, उस पर कुछ ड्यूटी एज ए टैक्स पे करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, जब इंग्लैंड से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनकर कहाँ पर आ रहे थे, हमारे इंडिया में आ रहे थे, तब उसे ऐसे ही एंटर होने दिया जा रहा था, उस पर कोई भी टैक्स या कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही थी। वेरएज जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे थे, ठीक है, उस पर क्या हो रहा था, उस क्लोथ पे 80% टैक्स इम्पोज किया जा रहा था, ठीक है, कितना, 80%। सो दिस इज पार्शियलिटी, दिस इज चीटिंग, ठीक है, क्योंकि जो गुड्स बाहर से आ रहा है उस पर टैक्स नहीं है और जो कंट्री के इंटीरियर ही प्रोड्यूस हो रहा है उस पर 80% टैक्स इम्पोज किया जा रहा था, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इट सेल्फ। सो यू कैन सी अगर 80% टैक्स लगाया जाएगा तो उस टैक्स का खर्चा निकाला जाएगा, फिर जिसने वो प्रोड्यूस किया है उसका मतलब जितना भी मटेरियल लगा उसका खर्चा निकाल के प्रॉफिट भी ऐड किया जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ ऐड करने के बाद फाइनल प्राइस निकाली जाती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है। तो जो मतलब इंडियन कमोडिटीज़ पे इतना टैक्स लगाया जा रहा था तो उसकी प्रोडक्ट की क्या हो रहा था, टेक्सटाइल की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो गई थी, महंगी हो गई थी, कहाँ पर, इंडियन मार्केट में ही, ठीक है। सो द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्फ। सो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प था, यानी हाथ से बनाने वाली चीज़ें, या फिर कॉटेज इंडस्ट्री, उसकी वजह से मतलब ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, विथ स्टैंड मतलब कंपटीशन में खड़ी नहीं रह पाई इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज थी उसके सामने, ठीक है। और क्या हुआ, वो बंद हो गई, ठीक है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो हैंडीक्राफ्ट था वो सब कुछ क्या हो गया, क्लोज डाउन हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। Many silk-based industries of our countries like textile industries, glass, paper, minerals, shipbuilding, etc. got ruined due to the policy of Britishers. Okay, so now many textile industries, ठीक है, our country मतलब हमारी कंट्री की बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या फिर ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या हो गई, ruined यानी बर्बाद हो गई, किसकी वजह से, ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ दिन पे दिन स्ट्रिक्ट पॉलिसी आती जा रही थी, इसकी वजह से ये सारी इंडस्ट्रीज़ उसके सामने खड़ी नहीं रह पाई और वो लोग क्या हो गई, रुइन्स हो गई, यानी कि बर्बाद हो गई, ठीक है। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर बिकम अनएम्प्लॉयड, और इसकी वजह से क्या हुआ, उस इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे जो वर्कर वर्क कर रहे थे, ठीक है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर, जिनके पास कुछ स्किल थी अच्छा काम करने की, क्रिएटिविटी करने की, ठीक है, वो सब कैसे हो गए,
अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार हो गए, उनके पास अब कोई जॉब नहीं थी, ठीक है। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर ऑफ द रूरल एरिया ऑफ इंडिया बिकम पुअरर, ठीक है। और ग्रेजुअली क्या हुआ, जो पुअर वर्कर्स थे, गरीब वर्कर्स थे रूरल एरिया के यानी कि विलेज एरिया के, वो क्या हो गए, बिकम पुअरर, पहले ही गरीब थे और बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, ठीक है, क्योंकि उनके पास अब जॉब नहीं रही थी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर क्लियर अबाउट द destruction of Indian trade and industries. If you have any doubt, you can tell me. Okay, dear student, in comment section. So the next is suspicions about the reforms. Okay, suspicion about the reforms means reforms यानी जो भी changes ब्रिटिशर्स लेकर आ रहे थे, जो इंडियन पीपल है उनको सस्पिशंस यानी कि संदेह था उस रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। अब क्या संदेह था या क्या सस्पिशंस था, लेट्स सी इन दिस पैराग्राफ, लेट्स डिस्कस दैट। When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in England. ठीक है, जब विलियम बेंटिक क्या हुआ, इंडिया में आया, ठीक है, तो लिबरल थिंकिंग, उसकी जो उदार सोच है, उसकी वजह से उसका इंग्लैंड पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यानी बहुत ज़्यादा उसका कंट्रोल था इंग्लैंड पे, ठीक है। दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच्ड इंडिया, और यही सोच उसकी थिंकिंग की वो कहाँ पर पहुंची, इंडिया में, जब वो इंडिया में आया। कौन, William Bentinck as a general governor. Okay, the British rulers started taking interest in the lives of the people of the India. Okay, जो ब्रिटिश रूलर्स थे, अब जो हमारी कंट्री पे रूल कर रहे थे, उन्होंने स्लोली क्या किया, टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लोग हैं उनकी लाइफ्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। वो ट्रेड के लिए आए थे, ठीक है, तो ट्रेड तो वो कर ही रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो इंडियन पीपल्स हैं उनकी ज़िंदगी में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया, यानी कि उनके कल्चर में, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स। ओके, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था इंडिया में, क्यों, किस वजह से, क्योंकि उसने बहुत सारे बेनिफिशियल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, यानी कि इंडिया के बेनिफिट के लिए अलग अलग चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, ठीक है, इसीलिए वो इंडिया में पॉपुलर हो गया था। कौन, विलियम बेंटिक। ओके, ड्यूरिंग हिज टाइम इंडियन स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, और जब उसका टाइम चल रहा था, जब वो जनरल गवर्नर बनकर आया था, उसके टेन्योर में जो इंडियंस है उन्हें जॉब मिलना स्टार्ट हो गई थी कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके अंदर जॉब मिलना शुरू हो गई थी, किसको, इंडियन पीपल्स को, ठीक है। इंडियंस वेर अलाउड टू यूज देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, फिर इंडियंस को अलाउ भी किया जा रहा था उस टाइम पर कि वो लॉ के जो कोर्ट में, मतलब कानून का जो कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट में वो अपनी मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय एंड द अदर सोशल रिफॉर्मर्स वेर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट टू स्टॉप द एविल प्रैक्टिसेस ऑफ सती। नाउ राजा राम मोहन रॉय ये हमारी कंट्री के रिफॉर्मर्स है, ठीक है, ये मतलब इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए ये हमारी कंट्री में, इंडिया में, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स, ये राजा राम मोहन रॉय और उनके साथ दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, जो कंटिन्यूसली क्या इफोर्ट कर रहे थे, कौन सी कोशिश कर रहे थे, यानी कि जो हमारी कंट्री में एविल प्रैक्टिसेस है, यानी जो समाज को ऑब्स्टिकल करती है, हमारा डेवलपमेंट को ऑब्स्टिकल करती है, अवरोध करती है, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस को स्टॉप करवाने के लिए कंटिन्यूसली वो लोग इफोर्ट कर रहे थे। कौन सी, सती प्रथा को, ठीक है। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज सती प्रथा, दैट इज जब किसी फीमेल का हस्बैंड डाई हो जाता है तो उसे भी उसके साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ठीक है, अग्नि पर बिठाकर उसको सती कर दिया जाता है, ठीक है, दैट इज सती प्रथा। तो इस प्रैक्टिस को स्टॉप करवाने के लिए कंटिन्यूसली कौन इफोर्ट कर रहा था, राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। तो बेंटिक एग्रीड टू दिस इफोर्ट्स एंड पास्ड अ लॉ इन 1829 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ द सती, ठीक है, वो लोग कंटिन्यूसली इफोर्ट कर रहे थे और फिर बेंटिक उनकी इस इफोर्ट से एग्री हुआ, यानी कि वो भी मान गया, ठीक है, एंड पास, उसने क्या किया, 1829 में एक लॉ पास कर दिया, कानून पास कर दिया, बैन टू प्रैक्टिस ऑफ द सती, यानी सती प्रथा को बैन कर दिया उसने पूरी तरह से, कि अगर ये सती प्रथा अब बैन की जाती है इंडिया में, ठीक है, लाइक दिस। So the next, during the time of the William Bentinck, the English ruler tried to eradicate the social evils as per the will of the social reformers. So during the time of the Bentinck, विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में जो इंग्लिश रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, कोशिश की कि मतलब इंडिया में से जो सोशल इविल्स है, यानी कि जो सोसाइटी को ऑब्स्टिकल करते हुए ऐसे कुछ प्रथा है उसको एरिडिकेट यानी
खत्म कर देने की कोशिश की, ठीक है, एज पर द विल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, जैसी सोशल रिफॉर्मर्स की इच्छा थी उनके मुताबिक, ठीक है। तो इंग्लिश रूलर्स ने इस चीज़ की कोशिश की एज पर द विल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, ताकि इंडियन सोसाइटी में से ये जो सोशल एविल्स है वो एरिडिकेट यानी गायब हो जाए, ठीक है। द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दिस रिफॉर्म्स विद द सस्पिशंस। सो अभी सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्स क्लास थी, यानी कि मतलब जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जो अपने धर्म को लेकर बहुत ही मतलब कट्टर होते हैं, जैसे कि सोचते हैं कि नहीं ये हमारे धर्म है, ये हमारी प्रथा है, ये हमारा रीति रिवाज है, तो जो चीज़ हो रही है वो इस के मुताबिक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोग जो अपने रिलीजन को बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, मतलब उस चीज़ को करने से किसी को भी खुशी नहीं हो रही है, बस वो लोग अपने धर्म के बारे में सोचते कि धर्म ग्रंथ में ये लिखा है तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसे लोग भी उस टाइम पर, ये जब रिफॉर्म्स आए थे, ये एविल प्रैक्टिसेस को एरिडिकेट किया गया था, तो वो सोशल ऑर्थोडॉक्स क्लास जो थी सोसाइटी के अंदर, वो इस चीज़ को देख रही थी, ये सारे रिफॉर्म्स को, लेकिन वो इस रिफॉर्म्स को किस नज़रों से देख रही थी? संदेह की नज़रों से देख रही थी, शंका की नज़रों से, ठीक है। So the next, the company had passed a resolution to spend 1 lakh rupees every year on the education, but it was not implemented, ठीक है। सो द ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है, रेजोल्यूशन पास किया था कौन सा, कि वो हर साल 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करेगी एजुकेशन पर, ठीक है, बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं हुआ था, ठीक है, वो सिर्फ रेजोल्यूशन ही था, ठीक है। So the next, finally an education committee was formed during the time of बैंटिक, ठीक है। तो फाइनली ये रेजोल्यूशन पास हुआ, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फाइनली एक एजुकेशन कमिटी फॉर्म्ड हुई, किसके टाइम पीरियड में? इन द टाइम पीरियड ऑफ द बैंटिक, ठीक है। इन द ईयर 1834 लॉर्ड मैकॉली थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन द ईयर 1834 में क्या हुआ? लॉर्ड मैकॉली, ठीक है, लॉर्ड मैकॉली ने क्या सोचा? इंग्लिश एजुकेशन को इम्पार्ट करने का सोचा इंडिया में, ठीक है, मतलब इंट्रोड्यूस करने का सोचा। हाउएवर द एजुकेशनल मेथड एडवोकेटेड बाय मैकॉली कुल नॉट बेनिफिशियल द यूथ, ठीक है। तो हाउएवर यानी कि जो एजुकेशनल मेथड लॉर्ड मैकॉली एडवोकेट कर रहे थे इंडिया में, ठीक है, वो जो इंडियन यूथ है उसको बेनिफिशियल नहीं थी, यानी कहीं से भी उसको बेनिफिट नहीं हो रहा था उस एजुकेशन से, ठीक है। इस तरह का एजुकेशन लॉर्ड मैकॉले एडवोकेट कर रहे थे इंडिया में, ठीक है। इंडियंस लॉस्ट द एडवांटेज ऑफ एक्वायरिंग द एंशिएंट नॉलेज एंड स्किल्स डेवलप्ड बाय देयर एंसेस्टर्स, ओके। सो इस एजुकेशन को गेन करने के चक्कर में क्या हो रहा था कि जो इंडियंस है वो किसका एडवांटेजेस लॉस कर रहे थे? अपने एंसेस्टर्स के द्वारा दी गई नॉलेज और जो स्किल्स है उसका एडवांटेज को गेन करने का एडवांटेज लॉस कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब वो एजुकेशन, वो वाली एजुकेशन गेन नहीं कर रहे थे जो उनके एंसेस्टर्स ने उनके लिए प्रोवाइड की है, ठीक है। The method of the British education system was opposed by the number of intellectuals and Mahatma Gandhi, ठीक है। So the method that is provided in India, मतलब जो मेथड चल रही थी एजुकेशन अलॉट करने की इंडिया में, ठीक है, थ्रू द ब्रिटिश रूलर्स, ठीक है, उसको ओपोज किया गया किसके थ्रू? थ्रू द नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने ओपोज की इस मेथड को कि दिस इज नॉट द प्रॉपर एंड राइट मेथड टू इम्पार्ट द एजुकेशन, लाइक महात्मा गांधी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? टू गिव मिलियंस अ नॉलेज ऑफ द इंग्लिश इज टू एनस्लेव देम, उन्होंने ऐसा कहा, टू गिव मिलियंस टू ए नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश की नॉलेज देकर मतलब आप उनको एनस्लेव कर रहे हो, यानी कि गुलाम बना रहे हो, ठीक है। दैट बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन, मतलब वो लोग इंग्लिश एजुकेशन गेन कर कर क्या बन रहे हैं? एनस्लेव बन जा रहे हैं, गुलाम बन जा रहे हैं आपके, ठीक है। वी हैव एनस्लेव्ड द नेशन, ठीक है, और इसके साथ आप क्या करोगे? हमारे नेशन को एनस्लेव्ड कर दोगे, गुलाम बना दोगे, ठीक है। ये थिंकिंग थी हमारे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और महात्मा गांधी की, ठीक है। वो ऐसा बोल रहे थे कि इस तरह का एजुकेशन जो बेनिफिशियल नहीं है इंडियन यूथ को, ऐसा एजुकेशन आप इम्पार्ट कर कर क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? उन सारे लोगों को एनस्लेव बना रहे हो, और उन सारे लोगों को आप एनस्लेव बनाओगे तो उसी के साथ हमारे नेशन को भी एनस्लेव बना दोगे, ठीक है। लेटर 3 यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टेब्लिश इन 1857, लेटर उसके बाद 3 यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई 1857 में। द ब्रिटिशर्स कुल गेट एजुकेटेड वर्क फोर्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है उन्हें इंग्लिश एजुकेटेड वर्क फोर्स मिलने लगी,
किसकी वजह से? इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। जैसे इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है उन्हें इंग्लिश एजुकेशन मतलब एजुकेशन गेन की हुई एंड फोर्स मिलने लगी, ठीक है, वर्क फोर्स, ठीक है। Alongside, it also developed nationalistic thinking among the educated Indians. Alongside मतलब अब ब्रिटिशर्स को मतलब एजुकेटेड वर्कफोर्स तो मिल ही रही थी, उसी के साथ जैसे जैसे एजुकेशन डेवलप हो रहा था तो उसके साथ क्या हो रहा था, जो नेशनलिस्टिक थिंकिंग वाले एजुकेटेड इंडियंस भी क्रिएट हो रहे थे। मतलब जो एजुकेटेड इंडियंस हो गए हैं, ठीक है, जो पढ़ लिख गए हैं, उनमें नेशनलिस्टिक थिंकिंग आ रही थी, ठीक है, मतलब राष्ट्र के लिए सोच आ रही थी, ठीक है। So the next, many machines were invented to facilitate the industries, transport and communication. ठीक है, so many machines were invented during the time of the Britishers, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत सारी मशीन्स इन्वेंट की गई थी, ठीक है, किसकी फैसिलिटी के लिए? कंपनी के बेनिफिशियल के लिए और कंपनी के कंफर्ट के लिए, ठीक है, उन लोगों के कंफर्ट के लिए, ठीक है। कंसिडरिंग द कन्वीनियंस इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द मिलिट्री, द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया, ओके। सो कंसिडरिंग द कन्वीनियंस इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन करने के लिए और अपने मिलिट्री के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? दे इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया, रेलवे लाइन उन्होंने इंट्रोड्यूस की इंडिया में, ठीक है। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने इन ईयर 1853 सी, ठीक है। जो फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से कहाँ तक की स्टार्ट हुई थी? बॉम्बे टू थाने। कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट, in order to maintain an effective control on the country and to exchange message with the neighboring territories, modern method of post and telegraph were introduced in India in 1854 CE, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द कंट्री, ठीक है, कंट्री पर बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अच्छी तरह से कंट्रोल मेंटेन करने के लिए और मैसेजेस का एक्सचेंज करने के लिए अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ? मॉडर्न मेथड ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में। कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई? 1854 CE में, ठीक है। और उसी के साथ प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर ग्रू अलोंगसाइड, और इसी के साथ प्रिंटिंग प्रेस भी डेवलप हुई और सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर ग्रू अलोंगसाइड, जो सर्कुलेशन है उसका न्यूज़पेपर का वो भी डेवलप हुआ, ठीक है, साथ ही में। These reforms were actually for the convenience of the British rule in India, but it turned out to be blessing in disguise for the growth of the nationalism in India, ठीक है। एक्चुअली ये सारे जो रिफॉर्म्स थे, ये जो चेंजेस आ रहे थे, ये एक्चुअली किसके कन्वीनियंस के लिए थे? किसके कंफर्ट के लिए थे? ब्रिटिश रूल के कंफर्ट के लिए, ताकि ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली रन हो सके इंडिया में, ठीक है। बट इट टर्न, लेकिन ये किस में टर्न हो गया? आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, ये एक इंडिया के लिए वरदान साबित हुआ, ठीक है। किस लिए ब्लेसिंग साबित हुआ? किस लिए? क्योंकि ये सारे रिफॉर्म्स आने के बाद इंडिया के जो पीपल्स है उनके अंदर कौन सी फीलिंग ज़्यादा डेवलप हो गई थी? ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में इंडिया के जो लोग हैं उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो गई थी, ठीक है। द क्लास दैट एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेशन spearheaded the social reform and nationalism in India since they were more familiar with the contemporary development in the world around, ठीक है। सो द क्लास दैट एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेशन, ऐसी क्लास जिसने इंग्लिश एजुकेशन एक्वायर्ड किया था, गेन किया था, ठीक है, उसने क्या किया? स्फीयरडेड द सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनलिज्म, उसने सारी जगह फैला दिया। क्या फैला दिया? सोशल रिफॉर्म्स और नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स के बारे में और नेशनलिज्म के बारे में फैला दिया। दे वेर मोर फेमिलियर विद द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड अराउंड, जितने भी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हो रहे थे वर्ल्ड में उसके रिगार्डिंग वो लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? फेमिलियर हो गए थे, ठीक है। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ब्रॉट द पीपल क्लोजर, और ये जो रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स अपने कंफर्ट के लिए लेकर आए थे, उस पोस्ट और टेलीग्राफ ने क्या किया? इंडियन पीपल्स को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजर कर दिया था, और इसी की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो गई लोगों के अंदर, ठीक है डियर स्टूडेंट। So dear student, here we end the chapter. I hope you are clear about the suspicions about the reforms. If you have any doubt, you can mention me. You can ask me in comment section. Thank you. Stay home, stay safe, keep watching.